क्यों नहीं इससे मैदान शान आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। बुढ़ाना मुजफ्फरनगर भाजपा के वरिष्ठ नेता साजिद जाफरी से की एक मुलाकात। पेश है बुढ़ाना से तहसीन रजा की रिपोर्ट। मैं तहसीन रजा कौमी मंजर न्यूज़ से आपके सामने कौमी मंजर न्यूज़ जो है ये आप लोगों के लिए है। मैं इस वक्त बैठा हूँ साजिद जाफरी साहब के साथ। साजिद जाफरी के यहाँ प्रोग्राम था मजलिस बरसी का, उनकी वालदा का, तो वो प्रोग्राम थोड़ा मुलतवी हुआ है, फास्ट हो गया है। वो अब 6 तारीख को हो गया, 12 तारीख की जगह। तो इसके अंदर कुछ मेहमान खसूसी बड़े हैं और उसके अलावा और भी दीगर लोग इसमें जिक्र हैं। तो मेरे साथ साजिद भाई बैठे हैं। आप साजिद भाई से पूछना चाहूँगा, साजिद भाई ये जो मजलिस आपने चेंज कर दी है, ये इसके बारे में बताएं, बयान फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं साजिद जाफरी, भारतीय मोदी आर्मी प्रदेश अध्यक्ष, ये आपको बताना चाहता हूँ जो मजलिस मेरी वालदा मोहतरमा अमीर बानो करबलाई 12 दिसंबर को जो मजलिस होने जा रही थी, अब वो 6 दिसंबर को मजलिस होने जा रही है। मंडे के रोज़ कस्बा बुढ़ाना, ज़िला मुजफ्फरनगर, इमाम बाड़ा कला, बड़ा इमाम बाड़ा। जिस मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब इज़्ज़त मुआब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब, शिया पर्सनल बोर्ड लखनऊ, जो दल बल के साथ लखनऊ से चल के बुढ़ाने तशरीफ़ ला रहे हैं 6 दिसंबर को। इसके अलावा और कौन कौन से जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं उनके बारे में बताएं। मेहमान खुसूसी तो अहले बुढ़ाने के लिए तमाम हर आदमी है, हर वो आदमी है जो बुढ़ाने आएगा वो मेरे मेहमान खुसूसी हैं। लिहाजा जो पद अधिकारी हैं, अल्लाह ने जिनको रुतबा दिया है, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा जो बुढ़ाने आ रहे हैं। जैसे कि 10 साल से मैं मंत्री जी के साथ हूँ, श्री रामदास अठावले, राज्य मंत्री भारत सरकार, पार्टी में पदाधिकारी भी हूँ, तो वो आएंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। उसके अलावा मेरे भाई जो रईस खान पठान है, राज्य मंत्री का दर्जा है, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर की भी जिम्मेदारी भारत सरकार ने उनको दी है, वो भी आएंगे। इसके अलावा मेरी बहन माहिरा नकवी जो अल्पसंख्यक विभाग को संभाल रही हैं और हमारी कौम को किस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और काम उन लोगों का काम को कर रही हैं। उसके अलावा मेरे भाई तनवीर अहमद रिजवी आ रहे हैं जो राज्य मंत्री से दर्जा प्राप्त है, वो भी खसूसी मेहमान लखनऊ से चल के बुढ़ाने आ रहे हैं। इसके अलावा मेरे अजीज़, मेरे भाई, मेरे दोस्त जिनका नाम अमित जानी है, वो मेरे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरे खसूसी मेहमान हैं अमित जानी, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, मजलिस में शिरकत करेंगे। ये मेरे तमाम खसूसी मेहमान हैं और ये लोग आ रहे हैं। और भी काफ़ी लोग हैं, बहुत लंबी हिस्ट्री हो जाएगी। तो मैं ये चाहूँगा तमाम लोगों से हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि मेरी वालदा की मजलिस है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग मजलिस में हिस्सा लें और मजलिस में शिरकत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। तो ये थे जनाब साजिद जाफरी बुरहानी, जो कि अपनी वालदा की मजलिस का ये बयान फरमा रहे थे। मैं तहसीन रजा, कौमी मंजर न्यूज़। अमरोहा सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व राज्य मंत्री मौलाना जावेद आबदी ने कहा, भाजपा ने 2017 व 19 में जनता से किए गए सभी वादे को डस्टबिन में डाल दिया और कहा, भाजपा ने हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है। चारों तरफ बदलाव की लहर चल रही है और वो वादे जो 2014 में किए गए और 2017 में किए गए और उन 2019 में भी, तो ये सारे वादे जो है मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इन वादों को करके डस्टबिन में डाल देती है, कूड़ेदान में, उस पर अमल नहीं करती। और जो इन्हें वादे कराते हैं या जो इनका संकल्प पत्र होता है, उसमें बड़ा दिमाग लगाकर ठगने का काम करते हैं कि जनता को, आवाम को
नौजवानों को, महिलाओं को और किसानों को कैसे दुखती हुई रगों पे और इन ज़रूरतमंदों की बातों को उठाकर कैसे इनके वोट लूटने का काम किया जाए। यही वजह है कि हर चुनाव में नौजवानों से वादा करते हैं कि इनको नौकरियां दी जाएंगी। 2-2 करोड़ नौकरियों का वादा करके इन्होंने 5-5 करोड़ नौकरियां छीनने का काम कर दिया है। आज आपके शहरों में, गांव में नौजवानों का और बेरोजगारों का हुजूम भारतीय जनता पार्टी के माथे पर प्रश्नवाचक चिन्ह बन के रह गया है। किसानों को इन्होंने जिसने इनको वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसको भारतीय जनता पार्टी ने चोट देने का काम किया है। नौजवानों ने वोट दिया, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। किसानों ने वोट दिया तो आज किसानों को 350 दिन से ज़्यादा, 356 दिन एग्जैक्टली सड़क पे पड़े हुए हो गए और उन किसानों के रास्ते में इन्होंने कांटे बिछाए, उनको आतंकवादी कहा, अफगानिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा और पाकिस्तान भेजने के लिए उनको ताने दिए। जो अपने माथे के पसीने की बूंदों से अपने खेतों पे सिर्फ भारतीय लोगों का और बाहर के इंसानों के थाली में खाना सजाने का काम करता है, उनके ऊपर गाड़ियां चलाई गई, उनको तौहीन किया गया। आज मैं समझता हूँ 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश की महिलाएं जिनका चीरहरण हुआ है, वो सारे उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी को पलटा जाएगा, कांटेदार दरख्त को उखाड़ के फिरत के काले बादल छटकर समाजवादी की खुशहाली का सूरज निकलकर अंधेरों को दूर करने का काम करेगा। आज जिधर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी गुजर रहे हैं, उधर से सुनामी नाम सुना था कि सुनामी ऐसी होती है, लेकिन पहली मर्तबा पूर्वांचल एक्सप्रेस पर सारी रात और सारे दिन जनता ने सुनामी दिखा के बता दिया और उसका जलजला, उसका खौफ ऐसा हुआ कि अगले दिन ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो तीनों के तीनों बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जैसे जैसे रथ चलेगा, ये अभी तो इन्होंने बिलों को वापस लिया है, अभी और जो दूसरे काम हैं, खास करके MSP का कानूनी जामा पहनाना है, वो भी यकीनन एक मरतबा अखिलेश जी जब अपना रथ लेके निकलेंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर ये MSP पर भी जो है बिल लेकर आएंगे। और समाजवादी पार्टी 4 नवंबर 1992 में वजूद के लिए इसीलिए वजूद में आई थी। इस समाजवादी पार्टी के नेता माननीय हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने अनदेखी देखी थी, उनका एक्सप्लॉइटेशन देखा था, इस्तेसाल देखा था किसानों का। और किसानों के घर में पैदा होने वाला ही किसानों के दर्द को समझ सकता है और उस दर्द को समझने के लिए उन्होंने एक दल बनाया, एक पार्टी बनाई और खेत से लेकर खलियान तक और विधानसभा से लेकर राज्यसभा और लोकसभा तक किसानों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी नेताजी की पार्टी समाजवादी पार्टी ही है। और वो 2022 में जब चुनाव होगा और जब नेताजी का लाल नेताजी के नक्शे कदम पे चलते हुए वो सरकार किसी और की नहीं होगी, ख़ास करके किसानों की सरकार होगी, जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और नौजवानों के लिए, ख़ासकर महिलाओं के लिए काम करेगी। तो मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि एक नया सवेरा आएगा, ख़ास करके हमारे ज़िले में अमरोहा में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी और उससे ज़्यादा जो परेशानी नौगामा सादात विधानसभा में है। जब हमारी सरकार थी 2012 से 2017 तक, तो अमरोहा से लेके नौगामा तक की सड़क हमने बनवाई, नौगामा से धनौरा की सड़क हमने बनाई, नौगामा से नूरपुर की सड़क हमने बनवाई और उसी नौगामा सादात को हमने बिना पैरामीटर होने के बावजूद जो है वो तहसील बनवाने का काम किया। आज जो सुंदरीकरण हमने अपने टाउन का कराया है, अपनी नौगामा विधानसभा का कराया है, अगर आप देखेंगे तो 403 विधानसभा में कोई ऐसी विधानसभा इतनी खूबसूरत नहीं मिलेगी आपको। खास लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं, तो ऐसे में मुस्लिम वोटरों पर शहनवाजी, तो इसमें समाजवादी पार्टी को कितना फ़ायदा कितना नुकसान होना है? ऐसा है कि हमारे ख़ास करके तो मुसलमान की जब बात कर रहे हो तो मुसलमान जो पिछले चुनाव थे सबसे ज़्यादा शोर जो मचाता था वो मुस्लिम वोटर मचाता था, बड़े जोश में वोट डालता था।
लेकिन कभी कभी होश से हम काम नहीं लेते थे। मैं जहाँ भी उत्तर प्रदेश में जा रहा हूँ या मुझसे लोग मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस बार चुनाव जो है जोश से कम होश से ज़्यादा वोट डालेंगे और फतह का परचम समाजवादी पार्टी का। 2022 चुनाव से पहले वोटों को बंटवारे के रोकने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है कि हम कोशिश सिर्फ अपनी कामयाबी और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को बता रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं और हमारी कामयाबियां हैं, जनता को वो बता रहे हैं। वो जनता ये सुनकर और ये देखने के बाद यकीनी तौर पर जो है एक वोट भी बांटने का काम नहीं करेगा, ना बटेगा, ना कटेगा, ना छटेगा। जिस तरह से कृषि कानून बिल वापसी की बात आई है, तो अब जो है मुस्लिम उलमाए भी आगे आए हैं कि इस विरोध के जरिए हमारा CA NRC भी वापसी किया जाए। इसको लेकर क्या मानते हैं? वो मुस्लिम उलमा से अभी हमारी बात नहीं हुई है कि उन मुस्लिम उलमा से बात करेंगे और फिर उनसे बात करके करेंगे कि क्या करना चाहते हैं। जिस तरीके से RLD और समाजवादी एक मंच पर थी, अब जो है कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दे रही, तो इससे कितना ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बात विरोधियों की फैलाई हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और RLD में यूँ भी फर्क नहीं होता। दोनों की विचारधाराएं एक है, दोनों का स्रोत एक है। चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अजीत सिंह जी बेटे थे और माननीय नेताजी जो है वो उनके शागिर्द थे। वो भी बेटा, मुँह बोला बेटा थे और एक वैसे बेटे थे। तो मैं समझता हूँ ये रास्ते कहीं कभी अलग हो जाते हैं और ये दोनों का मकसद एक है कि किसानों के उत्थान के लिए, नौजवानों के लिए काम करेंगे और बहुत जल्दी टेबल टॉक होकर और ये मसला हल हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और बसपा जो है अंदर खाने जो है चर्चाएं चल रही कि गठबंधन करने की तैयारी में है, तो इसमें समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है अगर जो ये गठबंधन हो? ऐसा है कि हमारा जो वोटर है वो इंटैक्ट है, एक जगह शीशा पिलाई दीवार की तरह, हिमालय पर्वत की तरह जुड़ा हुआ है और बहुत तजर्बे पहले जो हैं वो वोटर को हासिल हो चुके हैं। और अच्छी सरकार बनने से हमारा प्रदेश 25 साल आगे चला जाता है और बुरी सरकार बनने से हमारा प्रदेश 25 साल पीछे चला जाता है। पिछली ठोकरों से, पिछले नुकसानात से मैं समझता हूँ कि नेताओं से ज़्यादा वोटर होशियार होकर एक तरफा वोट डालेगा और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेगा। ठीक है। ये डॉक्टर तो बन गया, इसके काम में खन्नास नहीं निकलते इसके दिमाग जुड़ लगा दो आपका। आइए जनाबे अली। गलत हो जाएगा, खड़े हो गए बड़े भैया। तुम बैठ जाओ ना पीछे को। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि एक नया सवेरा आएगा। ख़ास करके हमारे ज़िले में, अमरोहा में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी और उससे ज़्यादा जो परेशानी नौगामा सादात विधानसभा में है। जब हमारी सरकार थी 2012 से 2017 तक, तो अमरोहा से लेके नौगामा तक की सड़क हमने बनवाई, नौगामा से धनौरा की सड़क हमने बनाई, नौगामा से नूरपुर की सड़क हमने बनवाई और उसी नौगामा सादात को हमने बिना पैरामीटर होने के बावजूद जो है वो तहसील बनवाने का काम किया। आज जो सुंदरीकरण हमने अपने टाउन का कराया है, अपनी नौगामा विधानसभा का कराया है, अगर आप देखेंगे तो 403 विधानसभा में कोई ऐसी विधानसभा इतनी खूबसूरत नहीं मिलेगी आपको, खास करके स्पेशली देहाती तौर पर, जितनी नौगामा सादात खूबसूरत है। वहाँ पे जैसे इटली के दरवाजे हैं, जैसे फ्रांस के चौराहे हैं, उसी तरह से हमने उसको बनवाने का काम किया है। और ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे थे, बदनसीबी से हमारी सरकार नहीं बनी। अगर 2022 में हमारी सरकार बनती है तो हम आपके मीडियम के माध्यम से ये वादा करते हैं कि हर 15 किलोमीटर के बाद जो है हम एक कॉलेज और डिग्री कॉलेज बनवाएंगे और मल्टी स्पेशलिटी का हॉस्पिटल बनाएंगे कि ताकि हमारा कोई बीमार आदमी अगर बीमार हो जाए तो उसे मुरादाबाद, मेरठ और दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, बल्कि अटैक पड़े या कोई सीरियस बीमारी भी लग जाए तो घर के घर कम से कम पैसे में उसका इलाज किया जा सके। हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और ख़ास करके कॉलेज और इसके लिए काम करेंगे। और हम सरकारी नौकरी के अलावा
अगर हमारी सरकार आती है तो हम प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को बुलाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे, ताकि हमारा नौजवान सुबह को नाश्ता करके अपने पेरेंट के साथ निकले और शाम को अपनी फैमिली के साथ आके खाना खाए, कहीं दूर न जाए, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी में लंबी लंबी दूरियां अच्छी नहीं लगती। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो है गुंडाराज बीजेपी के शासन में खत्म हुआ, तो क्या मानते हैं इसको? क्या आप लोगों को लगता है कि गुंडाराज यहाँ पे खत्म हो गया? क्या सेंगर की गुंडागिर्दी खत्म हो गई? क्या अभी किसानों पर, मैं समझता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान में इस तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने में अत्याचार नहीं होगा, जैसे इन्होंने जिंदा लोगों पर, किसी जानवर पर भी इस तरह से गाड़ी नहीं चलाते। रोज़ाना चैन स्नैचिंग, रोज़ाना कत्ल, गारतगरी, डेली आपको टेलीविज़न की स्क्रीन पर गुंडागर्दी करते हुए मिलेंगे। इनको और कुछ कहने को नहीं है, तो इसलिए गुंडाराज, हमारे यहाँ कोई गुंडाराज नहीं था। बहुत सुकून से टांग खुला के हमारा गरीब सोता था हमारी सरकार में। असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी के दौरे। अमरोहा अंजुमने रज़ाकाराने हुसैनी एवं नगर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शिया आलिम मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद नकवी की क़यादत में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम के खिलाफ ज्ञापन देने वालों में मौलाना एहसन अख्तर नकवी, सरोज मौलाना वसीम, मौलाना शादाब, मौलाना अख्तर अब्बास अप्पू, चंदन नकवी, नज़ीर हैदर, हुसैन हैदर, शान मेहदी, डॉक्टर अफसर, परवेज़ इकबाल, अहमद खान, कमर नकवी, शहजाद रज़ा आदि मौजूद रहे। पेश है नवेद असगर की रिपोर्ट। ये जलीलाना हरकत का बदल हो सकती है। उसने पूरे आलम के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का काम किया है और इस दर्जा वो उसके अंदर मुलविस हो गया है कि उसको कुछ दिख नहीं रहा। वैसे तो खुदावंद करीम उसको जो सज़ा देगा उसका अंदाज़ा यहाँ किया भी नहीं जा सकता, लेकिन दुनिया में भी जो जिस तरह से वो जलील हो रहा है, वो चंद लोगों की सरपरस्ती में आकर अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा है, ये उसकी गलतफहमी है। दुनिया में भाईचारे से, आपसी तालमेल से, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए ज़िंदगी गुजारने का काम बेहतर तरीक़ा है बिलमुकाबिल इसके कि हम किसी के मज़हब और किसी के पेशवा को, किसी के पैगंबर को अपनी ज़बान से बुरा भला कहें। एक ऐसी शख्सियत की नहीं जिसने आलम इस्लाम के ज़रिए से आलमी पूरे दुनिया के अंदर एक ऐसा पैगाम दिया इंसानियत का जिसके सभी कायल हैं। एक गैर मुस्लिम भी अगर अपनी किताब लिखता है तो उनको एक अच्छा मकाम देता है। उस जलील इंसान के ख़िलाफ़ हमारा जो जज्बा है उसको अल्फाजों में बयान करना मुश्किल है। मैं अपनी बात को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। मैं अमन नकवी साथ मेंबर दरबार गढ़ा आपने मुख्तलिफ तकरीरें सुनी और उस मज़मून के सिलसिले में इसका महफ़ूज़ तौर पर बयान कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि एक मेरा फरीज़ा है, इसके तहत मैं चंद बातें कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। देखिए, हिंदुस्तान का तस्वुर जो दुनिया में है वो तस्वुर दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं पाया जाता। यहाँ पर मुख्तलिफ रंग व नस्ल की मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मानने वाले एक साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और हज़ारों और सैकड़ों सालों से गुजारते हैं। इस्लाम यहाँ पर आया और बहुत लोग यहाँ पर इस्लाम लाए, लेकिन वो इत्तेहाद और वो यगांगत बरकरार रही और तमाम लोगों ने एक दूसरे के मज़हब को यानी इज़्ज़त बख्शी और दूसरे मज़ाहिब के अफराद को जो उन्हीं के यानी हम मुल्क थे उनको हर एतबार से यानी ताउन दिया और उनसे उनकी जो है तकरीम की। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक सिलसिला मुस्तकिल तौर पर पूरी दुनिया में चल रहा है कि ख़ास तौर पर पैगंबर अकरम की शख्सियत को पामाल करने की मुतवातिर
कोशिश की जा रही है। वो कोशिश पूरी दुनिया में होती रही है, ख़ासतौर से यूरोपीय ममालिक में, लेकिन बहुत तकलीफ़देह बात यह है कि इस दौर में जो हिंदुस्तान जो हफ्तादुदो मिल्लत है, जिसमें मुख्तलिफ़ कौमों और फ़िरक़ों के लोग एक साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ पर एक ऐसी शख्सियत को उभारा गया कि जो न सिर्फ पैगम्बर अकरम बल्कि पहले कुरान की तौहीन करता हुआ नज़र आता है। कुरान के सिलसिले में उसने जो है जो नाजिबा हरकत की है, उसके बाद फिर उसका हौसला और बढ़ा और उसने आज पैगम्बर अकरम के सिलसिले में और उनके यानी ज़िंदगी के सिलसिले में तौहीन आमेज़ बातें लिखी। मैं अपनी सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने स्तर से और कानूनी लिहाज से ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ सख्त। लेकिन अगर कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा तो वो इस दुनिया ज़मीन पर रह नहीं पाएगा। ये हमारा ईमान है, हमारा जज्बा है, हमारा यकीन है। उसने जो गुस्ताखी की है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, यही मांग लेकर कि उसको सख्त से सख्त जो सज़ा हो वो दी जाए और नहीं तो उसे आवाम के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि उम्मत मोहम्मदिया उसको सज़ा दे सके। और नहीं तो हम अपने कानून के दायरे में रहते हुए जो हमें आइन ने सबक दिया है, मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि वो उसे सख्त से सख्त सज़ा दे और ऐसी सज़ा दे जो इबरतनाक हो, क्योंकि ये एक माहौल आज के इस पूरा शोध दौर में माहौल बिगाड़ने का एक ज़रिया भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन चीज़ों में भी हुकूमत को ख़ास निगाह रखने की ज़रूरत है कि माहौल ना बिगड़ने दे और मलऊन को सख्त से सख्त सज़ा दे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। आज हम सभी यहाँ पर जिस काम के लिए जमा हुए हैं, ये हमारे ऊपर वाजिब मामला है, क्योंकि इस शख्सियत का नाम लेना भी मैं बेहतर नहीं समझता कि मैं ज़बान से नाम लूँ, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि जब मज़लूम का नाम आता है तो जालिम का नाम भी लिया जाता है। जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं तो यज़ीद का नाम भी सामने आता है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है जो ज़ात गिरामी है, उसकी तौसीफ़ और तारीफ़ करना बशर के बस में नहीं है। लिहाजा हमारे इख्तियारात में नहीं कि हम उनकी तारीफ़ बयान कर सकें। हम कुरान के ज़रिए से सिर्फ़ उनकी सिफ़ात और उनके किरदार को पहचानते हैं। कुरान ने जो उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की है तो हर मुसलमान क्या गैर मुस्लिम भी अगर पढ़ता है तो उसे मालूम है कि दुनिया इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ने एक ऐसी शख्सियत को जो नूर था उसे पैकर बशरी में भेजा। और ये हमारी सादत थी कि हम उस उम्मत में पैदा हुए कि जिस उम्मत से वो नबी और सारी इंसानियत के लिए हैं। अभी आपने बेहतरीन तकारीर सुनी। मैं मुख्तसर 2 लफ्ज़ों में अपनी बात को मुकम्मल करूँ कि यहाँ पर हम जमा हुए हैं वो सिर्फ़ इसलिए कि हम हिंदुस्तान के कानून का एहतराम करें, वरना सज़ा देने के लिए 2 हाथ हर एक के पास मौजूद हैं और ताकतें बहुत हैं। ऐसा नहीं कि मुत्तहिद हैं या महदूद हैं, महदूद नहीं हैं। हम सब मुत्तहिद भी हैं और हम सब इस बात की ताकत रखते हैं कि हम उसे सज़ा दे सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर हम चाहते हैं कि हुकूमत हिंद उसको जो बेहतर से बेहतर सज़ा हो सकती है वो तजवीज़ करे और ऐसी सज़ा जो इबरतनाक होना चाहिए, ताकि किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब, किसी भी मसलक के लिए आगे कोई शख्स ऐसी जुर्रत न कर सके कि उसके पेशवा के लिए कोई का तसव्वुर भी करे। लिहाजा हमारी बात को मैं समझता हूँ कि इस जिला स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा और इंशाअल्लाह उसका मैं गुजारिश करूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए QM न्यूज़।